हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एज पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मींस BZ/CT 137 के आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी एंड दिस विल हेल्प्स यू इन योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, आपको न्यू डार्विज्म पर लिखना है, न्यू लेमार्किज्म पर लिखना है और म्यूटाजेनेसिस पर लिखना है। सो नाउ स्टार्ट फर्स्ट वन इज न्यू डार्विज्म। अब न्यू डार्विज्म क्या है एक्चुअली? ये जो डार्विन था, डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, ये उसी को क्या कर दिया, उसी को मॉडिफाई कर रखा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, न्यू डार्विज्म बोल दिया। सो सिंथेटिक थ्योरी इमर्ज्ड बाय कंबाइनिंग दी ओरिजिनल आइडियाज ऑफ चार्ल्स डार्विन। देखो वही आ गया, चार्ल्स डार्विन के जो ओरिजिनल आइडियाज थे और उसमें क्या कर दिया, कुछ न्यू नॉलेज को जेनेटिक्स की ऐड कर दिया, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, स्टैटिक्स एंड हेरिडिटी टू दी थ्योरी। ठीक है, अब इस न्यू डार्विज्म के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। सो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट फर्स्टली देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है जीन म्यूटेशन, सेकंड वेरिएशन जिसको हम रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, थर्ड हेरिडिटी, फोर्थ नेचुरल सिलेक्शन एंड फिफ्थ वन इज आइसोलेटिंग। नाउ अब वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट आता है जीन म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज जीन म्यूटेशन? सो जीन म्यूटेशन क्या होता है? अ सडन ऑल्ट्रेशन इन द केमिस्ट्री ऑफ द जीन या फिर डीएनए। भाई डीएनए के अंदर ही क्या होता है, जीन होता है, तो उसमें क्या आ जाना, एक सडन ऑल्ट्रेशन आ जाना, जिसमें क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है टू चेंज इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट। भाई जो भी इसका जीन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी ऑल्टरनेशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट पड़ेगा उस पर। और कोई भी चेंज जो न्यूक्लियोटाइड में होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है चेंज इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और इफ वन पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस म्यूटेशन विल अराइज। अगर देखो आपको पता होगा डीएनए में 4 तरह के बेस हम पढ़ते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, अब इनमें से अगर कोई भी एक दूसरे की जगह पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, म्यूटेशन कॉज हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं या फिर जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ये कैसी होती है, ये किस वजह से कॉज होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है नेचर में। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होगी? अब डार्विन के टाइम पर क्या था एक्चुअली, डार्विन के टाइम पर इसके बारे में बहुत ही कम पता था, ये कह सकते हैं इसके बारे में पता ही नहीं था डार्विन को, जिसकी वजह से न्यू डार्विज्म आया। अब इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग मियोसिस, अब जब मियोसिस होगी एंड क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस टेक प्लेस, जब मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर होता है तो साइनेप्सिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीग्रुपिंग हो जाती है जीन्स की। और क्या होगा वहाँ पर, रीग्रुपिंग की वजह से जेनेटिक जो वेरिएशन है वो हमें दिखाई देगी, या फिर इस जेनेटिक वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशन दिखाई देगी हमें यहाँ पर। अब नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो सकते हैं, या तो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, जो कि क्या होती है जो कि हेरिटेबल होती है, हेरिटेबल वेरिएशन होती है एंड व्हेन अकर्स विल कैरिड टू अ नंबर ऑफ अ जनरेशंस, दिस में रिजल्ट इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब हो सकता है कि इस वेरिएशन की वजह से क्या हो जाए, यहाँ पर नई स्पीशीज को ओरिजिन हो जाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी। अब हेरिडिटी आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। भाई जो भी वेरिएशन का ट्रांसमिशन होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो क्या होता है, वो हेरिडिटी होता है। और ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है इवोल्यूशन का। अब ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग हेल्पफुल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर फेवर्ड इन दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग। अब जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, उनके पास जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, वो क्या करेंगी, वो फेवर करेंगी कि जिससे कि वो स्ट्रगल कर सके और अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेकर आ सके। ओके, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द एडवांटेजियस कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। जो भी उनके पेरेंट्स के पास एडवांटेजियस कैरेक्टर्स होते हैं उनकी से वो क्या करेंगे, उनसे वो एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट लेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जो नेचर सेलेक्ट करेगा। अब नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा जो ज़्यादा क्या करेगा, अपने आप को एक्वायर्ड कर पाएगा। सो पढ़ लेते हैं इसको। नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स एवोल्यूशनरी चेंजेस बाय फेवरिंग डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स।
इट प्रोड्यूस चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। अभी क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा जीन फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी में चेंज को, जिसमें क्या होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इट डजंट प्रोड्यूस जेनेटिक चेंज, ये जेनेटिक चेंज को प्रोड्यूस नहीं करता है, बट वन इट हैज़ अकर्ड इट एक्ट्स टू इनकरेज सम जीन्स ओवर अदर्स। लेकिन अगर एक बार नेचुरल सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, इनकरेज करेगा दूसरे जीन्स को, और वो क्या कर जाएंगे, दूसरे पर डोमिनेंट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इट ऑल्सो क्रिएट न्यू अडेप्टिव रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट बाय फेवरिंग सम जीन कॉम्बिनेशन। आपको अगर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का पता हो तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का ही हम एक एग्जांपल पढ़ सकते हैं, वो अभी मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगी आगे। सो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जो भी नेचर क्या करता है, नेचर उन जीन्स को सेलेक्ट कर लेता है जो वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एबल होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, आइसोलेशन। सो व्हाट इज़ द आइसोलेशन? आइसोलेशन में क्या होता है, इन डार्विन्स टाइम नथिंग वॉज नॉन अबाउट आइसोलेशन। अब डार्विन के टाइम पर आइसोलेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आइसोलेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवोल्यूशन का। जब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है पॉपुलेशन का, सेग्रीगेटेड इनटू सेवरल पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर पॉपुलेशन से सेग्रीगेट होता है अलग अलग पॉपुलेशन में, अब वो सेग्रीगेट की होगा मतलब वो अलग की होगा, या तो उसका फिजियोलॉजिकल जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसकी फिजियोलॉजी अलग होगी, या फिर जियोग्राफिकली वो अलग होगा। तो दो तरह से यहाँ पर आइसोलेशन हो गया। अब क्या होगा, जो मेंबर ऑफ दीज पॉपुलेशन आर अनेबल टू ब्रीड विद द मेंबर ऑफ अदर्स पॉपुलेशन एंड गेट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अब जो ये मेंबर्स क्या हो गए, मेंबर्स ये डिफरेंट हो गए, तो ये दूसरे मेंबर से क्या नहीं कर पाएंगे, ब्रीड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हो जाएंगे। मतलब अब तीसरा पॉइंट भी आ गया। पहले हमने फिजियोलॉजिकली और जियोग्राफिकली आइसोलेशन देखा, अब यहाँ पर ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे। अब जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होती है डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस। अब वो जिसमें बहुत सारी टाइप्स की म्यूटेशन आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होंगी। अब क्या होगा, द लेटर एक्यूमुलेट इन इट्स जीन पूल। अब ये म्यूटेशन इसके जीन पूल में क्या होते रहेंगी, एक्यूमुलेट होती रहेंगी। कुछ जनरेशन्स के बाद क्या होगा, जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी वो क्या बन जाएगी, वो जेनेटिकली एंड रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट बन जाएंगी दूसरों से। तो ये होता है आइसोलेशन। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आता है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा नियोलेमार्किज्म। नियोलेमार्किज्म क्या होता है, नियोलेमार्किज्म में हम पढ़ेंगे ये भी किसकी वजह से आया था, जो लेमार्क साहब थे, लेमार्क की जो रिवाइज्ड थ्योरी है उसी को हमने किस नाम से जाना है, उसी को हमने नियोलेमार्किज्म के नाम से जाना है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ऑल्दो द इनहेरिटेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज हैव नॉट बीन प्रूव्ड, इट इज़ ऑल्सो दैट पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब ये क्या कहता है, जो नियोलेमार्किज्म है, हालांकि जो इनहेरिटेंस है उसने क्या बताया था कि यूज़ और डिसयूज़ अभी तक उसने प्रूव नहीं करे थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो थी। सो ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देखे गए जो कि क्या करें, लेमार्किज्म ने किए, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं किसी भी एक ऑफ स्प्रिंग में। ओके, तो जो ग्रिफिथ और डेटलसन था उन्होंने रेयर करा, उन्होंने कुछ रेट्स को ना एक रोटेटिंग टेबल पर क्या करना शुरू करा, उन्होंने एक रोटेटिंग टेबल पर, सपोज ये रोटेटिंग टेबल हो गई, इस रोटेटिंग टेबल पर उन रेट्स को ना रेयर करना शुरू कर दिया। तो ये जो रेट्स थे ये क्या करेंगे, इस टेबल पर ही क्योंकि रोटेट हो रही है तो ये रेट्स भी क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इन्होंने क्या देखा, इसकी वजह से इन्होंने देखा कि अगर जो भी इनके आने वाली प्रोजेनी होगी, फिर इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो उनको भी हैबिट होगी किसकी, इस राउंड टेबल पर ही रेयर करने की। अगर ये राउंड टेबल रुक जाती है तो उनको क्या फील होता है, उनको डिजीनेस फील होती है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो भी नियोलेमार्किज्म थे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज जो होता है, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं इसको। क्या कहता है, 4 मैन इमेंस एंड राइट्स वर अडेप्टेड टू दिस
changed environment to such an extent that when rotation was stopped, सॉरी ये stopped नहीं है, stopped है, ओके इसको सही कर लेना। The animals felt dizziness and changed physiological condition। देखो मैंने आपको यही बताया भाई, अगर वो रोटेटिंग टेबल रुक जाएगी तो उनको क्या फील होने लगेगा, डिजीनेस फील होने लगेगी, और जिसकी वजह से क्या देखेंगे, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी उनकी चेंज हो जाएगी। अभी जो रैट्स है ये रिप्रोड्यूस करेंगे themselves, ठीक है, और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है उनको भी क्या हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगी जब भी रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं एक समराइज व्यू में बताऊं तो न्यू लेमार्किज्म ने स्ट्रेस किया ऑन डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ चेंज एनवायरनमेंट ऑन दी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एनवायरनमेंट चेंज होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ओनली दोज वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन विच अफेक्ट द जर्म सेल्स। अब यहाँ पर ये नहीं है कि सारी के सारी जो वेरिएशंस हो रही है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली, नहीं, जो जर्म सेल्स को, किसको, जर्म सेल्स को इफेक्ट करेगी वो ही क्या होगी, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट आता है म्यूटाजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। म्यूटाजेनेसिस में क्या होता है, सो म्यूटाजेनेसिस एक्चुअली होता क्या है, म्यूटाजेनेसिस का मतलब है कुछ ऐसे एजेंट्स, अब वो एजेंट फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज होती है जिनके पास, और वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं म्यूटेशंस को। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोलते हैं। म्यूटाजेनिक एजेंट्स इंड्यूस म्यूटेशन इन आइदर इन द फॉलोइंग वेज। अब ये म्यूटाजेन जो एजेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से डीएनए में म्यूटेशन को कॉज करवा सकते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, ये क्या होगा, दे में रिप्लेस इन द डीएनए, ये डीएनए में क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दे में ऑल्टर द बेस इन सच अ वे दैट इट स्पेसिफिकली मिसपेयर्स विद द अनदर बेस। सपोज हमें पता है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है, लेकिन यहाँ पर क्या करे, एडेनिन की जगह पर क्या जाए, सॉरी थाइमिन की जगह पर क्या जाए, साइटोसिन आ जाए, जिसकी वजह से क्या हो गया, मिसपेयर हो गया, और क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी म्यूटेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, दे मे डैमेज दी बेस सो दैट इट कैन नॉट दैट इट कैन नो लॉन्गर पेयर विद एनी बेस। अब ये क्या करेगा, बेस पेयर को डैमेज कर दे, जिसकी वजह से वो आगे किसी और पेयर से पेयरिंग ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कहता है, दे मे इंटरकैलेट देमसेल्व्स इन द डीएनए पेविंग वे फॉर एडिशन और डिलीटेशन ऑफ बेसिस। अब ये क्या करेगा, या तो किसी बेस में कुछ ऐड कर देगा या फिर किसी बेस में कुछ डिलीट कर देगा। अब जो म्यूटाजेनेसिस है वो 3 तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल और एनवायरमेंटल। सो वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आती है फिजिकल म्यूटाजेंस। अब फिजिकल म्यूटाजेंस जैसे से हमें पता ही चल रहा है, दीज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन विच कुड पेनिट्रेट लिविंग सेल्स एंड अफेक्ट द जेनेटिक मटीरियल। अब जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगी ना, वो क्या करेंगी, वो लिविंग सेल्स में पेनिट्रेट कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पे अफेक्ट पड़ जाएगा। अब ये जो इफेक्ट होगा रेडिएशंस का लिविंग सेल्स पर और टिश्यू पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि जितना पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही डैमेज होगा, या फिर हम कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा म्यूटेशन होने वाली है। सो जो रेडिएशंस है अब वो भी 2 तरह की होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है और एक पर्टिकुलर रेडिएशंस होती है। अब इनको इतना डीप पढ़ने की नीड नहीं है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट। अब हमने ये फिजिकल आपको समझ में आया होगा, फिजिकल म्यूटाजेंस। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल म्यूटाजेंस। सो व्हाट आर दी केमिकल म्यूटाजेंस। अब इसमें हमें पता है कि कुछ ना कुछ केमिकल्स होने वाले हैं। सो केमिकल म्यूटाजेंस क्या होंगे, केमिकल म्यूटाजेंस को बेसिकली 4 ग्रुप्स में क्या कर रखा है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक रिएक्शन विद डीएनए। अब भाई डीएनए के साथ वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं उस बेसिस पर इन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया, इनको 4 टाइप्स में मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आता है बेस एनालॉग्स। अब बेस एनालॉग्स में क्या होगा, बेस एनालॉग्स आर द केमिकल्स दैट हैव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट आर एक्सट्रीमली सिमिलर टू बेस ऑफ द डीएनए। अब क्या होगा, डीएनए के पास जो भी बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जो इनके बेस से सिमिलर होगा। अब उससे क्या होगा, अभी जो केमिकल्स है वो एक्ट करेंगे किसी म्यूटाजन की तरह, और ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन से क्या करेंगे, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे सो एज टू फॉर्म बेस पेयर्स विद यूजुअल बेसिस। अभी क्या करेंगे, उस वाले को नहीं होने देंगे जो भी इसका पेयर बनेगा, वहाँ पर ये खुद आकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, केमिकल म्यूटाजन कोज हो जाएगी। और केमिकल म्यूटाजन में भी कौन सी, बेस एनालॉग्स वाली।
अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन सच केमिकल इज 5 ब्रोमो यूरेसिल। अब इसको 5 ब्रोमो यूरेसिल को हम 5 BU से भी डिनोट करते हैं। जो 5 BU यूरेसिल है या फिर ब्रोमो यूरेसिल है, वो क्या होता है, वो बेस एनालॉग होता है थाइमिन का, जो यूजुअली पेयर कर लेता है किसके साथ, एडेनिन के साथ, क्योंकि अभी हमें पता है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ रिएक्ट करता है या फिर पेयर करता है। तो अब क्या होगा, जो ये होगा 5 ब्रोमो यूरेसिल होगा, ये थाइमिन की जगह पर जाकर एडेनिन से क्या कर लेगा, पेयरिंग बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोमीन एटम होगा इन 5 BUDR सो alters the charge distribution of the molecule that it may tautomize to a 5 BUDR star form quite frequently. After tautomerization, it possesses the base pairing properties of cytosine, that is behaves like cytosine. अब क्या होगा, इसमें ना टोटोमराइजेशन हो जाएगी। टोटोमराइजेशन होने की वजह से जो ये थाइमिन था ना, अब ये थाइमिन की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, ये साइटोसिन की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो ये था हमारा बेस एनालॉग। अब केमिकल म्यूटेशन का ही सेकंड पार्ट आता है, डीएमिनेटिंग एजेंट्स। अब यहाँ पर एमिनेटिंग का मतलब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एमाइन की बात करेंगे हम। एमाइन ग्रुप की बात, अब इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन हो गया, इथाइल मिथेन सल्फोनेट हो गया, जिसको हम EMS के नाम से भी जानते हैं। टू आर नोन टू चेंज द बेस सीक्वेंस इन DNA। अब ये क्या करते हैं, ये जो DNA में सीक्वेंस होता है उनको चेंज कर देते हैं, उनके बेस सीक्वेंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब जो नाइट्रस एसिड होता है HNO2 एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन रिप्लेस अमीनो ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। अब ये जो अमीनो ग्रुप है ना NH2, ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा, जो ये यहाँ पर था ना HNO3, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा अमीनो ग्रुप से, और वहाँ पर क्या लेकर आ जाएगा, ये OH ग्रुप को लेकर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीएमिनेशन हो जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस का। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन प्रोड्यूस यूरेसिल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो साइटोसिन है वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस कर देगा यूरेसिल को। इन केस यूरेसिल इज नॉट रिपेयर्ड बैक, और क्या होगा, यूरेसिल दोबारा से नहीं अपने आप को रिपेयर कर पाएगा। इट विल डायरेक्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडेनिन इन द न्यू सेल स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन की वजह से क्या होगा, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा न्यू DNA स्ट्रैंड में, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ CG बेस पेयर। CG मतलब साइटोसिन और ग्वानिन बेस पेयर हो जाएगा, जबकि आना क्या था, वहाँ पर थाइमिन और एडेनिन बेस पेयर आना था। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, ये एक बेस पेयर था, ठीक है, ये किससे चेंज हो गया, दूसरे बेस पेयर से चेंज हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। एल्काइनेटिंग एजेंट्स क्या आते हैं, एल्काइनेटिंग एजेंट्स क्या होगा, यहाँ पर जो इथाइल मिथेन सल्फोनेट होगा, या फिर इथाइल इथेन सल्फोनेट होगा, या फिर डाईइथाइल सल्फोनेट होगा, वो क्या करते हैं, वो DNA में एक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। अब एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, चारों बेसिस में किसी में भी कर सकते हैं। हाउएवर दीज एजेंट्स शो अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर दी बेस ग्वानिन। अब ये कह रहा है कि जो सारे के सारे हैं ना, इनकी जो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस क्या रहती है कि वो ग्वानिन के साथ ही जाकर अटैच होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इट रिजल्ट्स ईदर इन द मिसपेयरिंग ऑफ अफेक्टेड बेस और इट्स लूज एंटायरली क्रिएटिंग अ गैप थस कॉजिंग म्यूटेशन। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मिसपेयर कर देंगे, ठीक है, मतलब गलत पेयर बना देंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर म्यूटेशन कॉज हो जाएगी। Now move to the fourth one. Fourth one is intercalating agents. Intercalating agents क्या होते हैं? This type of mutation includes ethidium bromide and aciridine dyes. ठीक है, ये इनकी वजह से हो जाता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, मतलब वो बिल्कुल सेम बना लेते हैं बेस पेयर्स के, एंड स्लिप बिटवीन दी बेस पेयर्स इन डबल हेलिक्स एंड ओपन दी हेलिक्स विच लीड्स टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये बेस पेयर्स की बिल्कुल मिमिक्स बना लेते हैं, मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट बना लेंगे,
फिर बेस पेयर के बीच में क्या हो जाएंगे, ये एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से डबल हेलिक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने की वजह से इनमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बेस पेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, या तो डिलीटेशन आ जाएगा या फिर एडिशन हो जाएगा किसी भी बेस पेयर का डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। ओके, आई होप आपको ये केमिकल म्यूटेशन समझ में आए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल म्यूटेशंस। अब इन्वायरमेंटल म्यूटेशंस में क्या होगा, ये म्यूटेशंस जैसा कि हम इसके नाम से पता चल पा रहा है, एनवायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। अब इन म्यूटेशंस में क्या होगा, इंक्लूड होगी एयर, इंक्लूड होगी वाटर पॉल्यूटेंट्स, इंक्लूड होंगे एग्रीकल्चर केमिकल्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे, सिगरेट एंड इंडस्ट्रियल स्मोक आ जाएगा, विच इंक्लूड्स केमिकल लाइक बेंजोडामाइन, विनाइल क्लोराइड एटसेट्रा। अब इसमें केमिकल्स भी कौन कौन से आ जाते हैं, बेंजोडामाइन और विनाइल क्लोराइड आ जाते हैं। कुछ एनवायरमेंटल म्यूटेशंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब जो क्या करते हैं, जो कैंसर को कोज कर सकते हैं। दीज आर दी नोन एज दी कार्सिनोजेनिक म्यूटेशंस। आई होप आपको कार्सिनोजेनिक का मतलब समझ में आया होगा। सो यहाँ पर कुछ क्या कर रहा है, सम ऑफ द बायोलॉजिकल इवेंट्स में ऑल्सो एक्ट एज म्यूटेशंस आर लिस्टेड। अब यहाँ पर कुछ ना बायोलॉजिकल एजेंट्स भी दे रखे हैं जो म्यूटेशंस की तरह एक्ट करते हैं। हम देख लेते हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट आता है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स को हम किस नाम से जानते हैं, जंपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं। तो जीन्स क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, एक बेस पेयर दूसरी जगह पर आ जाएगा, दूसरा बेस पेयर उसकी जगह पर आ जाएगा। अब क्या होगा, वायरस इंसर्टेड वायरस डीएनए इनटू जीनोम में चेंज जेनेटिक फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंसर्ट कर दोगे वायरस डीएनए को जीएनए में जीनोम में, तो क्या करेगा, जेनेटिक फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे हेलिकोबैक्टर पायरोलिन, क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को कॉज करेगा और डीएनए को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज बट नॉट द लीस्ट पैरासिटिक फंजाई ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये म्यूटोजेनेसिस का कंसेप्ट खत्म होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लेते हैं इसको। What is species extinction? Describe the cause and influence of the बिग 5 मास एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर आप बहुत केयरफुली समझना है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले स्पीशीज एक्सटेंशन क्या है, फिर आपको उसके कॉजेज़ बताने हैं। कॉजेज़ भी हम इसके पढ़ेंगे। इसके 2 तरह के कॉजेज़ होते हैं, एक नेचुरल कॉजेज़ होता है और एक ह्यूमन कॉजेज़ होता है, जो भी हम ह्यूमन करते हैं। और फिर आपको क्या बताना है, फिर बिग 5 मास एक्सटेंशंस बताने हैं कि भाई कुछ 5 ऐसे मास एक्सटेंशंस बताओ जो कि क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन आया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्पीशीज एक्सटेंशन क्या होता है। हम किसी भी स्पीशीज, देखो अ स्पीशीज इज सेड टू बी एक्सटेंड व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज डिसअपीयर्स। स्पीशीज एक्सटेंशन का मतलब क्या है, किसी भी स्पीशीज़ को हम एक्सटेंट तब कहेंगे जब उसका लास्ट इंडिविजुअल, मतलब जो बिल्कुल लास्ट वन होगा, उसका क्या हो जाए, लास्ट इंडिविजुअल को वो दैट स्पीशीज डिसअपीयर्स, उसका लास्ट इंडिविजुअल बिल्कुल ही ना दिखाई दे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज एक्सटेंशन देखते हैं। अब हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं इसके। सो देखो कॉजेज़, इसके कॉजेज़ ऑफ एक्सटेंशन यहाँ से शुरू होता है। इसके नेचुरल कॉजेज़ आएंगे और इसके ह्यूमन कॉजेज़ आएंगे। नेचुरल में भी आपको कौन कौन सा पढ़ना है, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़ आ जाएगा। भाई कोई भी इन्वेसिव, कोई भी फॉरेन स्पीशीज़ को आप यहाँ पर लेकर ग्रो करोगे तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगा, जो भी नेचुरल हैबिटेट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या, डिजीज़ या एपिडेमिक, भाई कोई भी डिजीज़ हो गई या एपिडेमिक आ गई जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन कॉज हो सकता है। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर। कैटास्ट्रॉफ हो गया, एक्सटर्मिनेशन हो गया, फूड रिसोर्सेज का या फूड सोर्सेज का क्या हो गया, लॉस हो गया, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी किस में आते हैं, सारे के सारे नेचुरल कॉजेज ऑफ एक्सटेंशंस में आते हैं। नाउ मूव टू दी ह्यूमन कॉज एक्सटेंशन। अब भाई ह्यूमंस भी तो कुछ ना कुछ करता है ना जिसकी वजह से एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, भाई बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस हो रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही है। पॉपुलेशन ऑल्सो अ बिग फैक्टर।
एंड ऑल्सो लॉस ऑफ हैबिटेट। सो ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, ह्यूमन कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन आ जाते हैं। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इनको। नेचुरल कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज आ जाएगा, डिजीज़ और एपिडेमिक आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज, कैटास्ट्रॉफ, एक्सटर्मिनेशन, लॉस ऑफ फूड रिसोर्सेज, इकोसिस्टम बैलेंस। ओके, ये आप ज़रूर देख कर जाना। हो सकते पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, सो इसके चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा से पूछ ले, रिपीट में आ जाए। दोस्तों मैं आपके लिए सारे ही प्रीवियस ईयर्स लेकर आई हूँ, आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। ओके, आपको मेरे चैनल पर एकदम रेलेवेंट आपको सब इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ओके, सो इसके ह्यूमन कॉजेज़ देख लेते हैं। ह्यूमन कॉजेज़ ऑफ एक्सटेंशन कौन कौन से है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन और लॉस ऑफ हैबिटेट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सो कॉजेज़ ऑफ एक्सटेंशन। अब कॉजेज़ ऑफ एक्सटेंशन में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, नेचुरल कॉजेज़ पढ़ेंगे। और नेचुरल कॉजेज़ में भी कौन सा पढ़ेंगे हम, नेचुरल कॉजेज़ में भी हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ने वाले हैं। So now we will talk about the climate change. Climate change क्या होता है, climate change is caused by a number of things and its effect on extinction is very big. भाई जो climate change है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट एक्सटेंशन पर सबसे ज़्यादा होता है। समटाइम्स पीरियोडिकल natural climate changes that occur too rapidly resulted in the death of the certain organisms that have not been able to move or adapt. भाई क्या होता है, कहीं भी किसी भी प्लेस का क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा था, भाई उसको तो पहले वाले क्लाइमेट की आदत थी या फिर वो पहले उस वाले क्लाइमेट को अडेप्ट कर चुका था, तो अब वो क्या करेगा, अब वो यहाँ से या तो मूव कर जाएगा। ओके, अब मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। अब जब एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंट हो जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। अब डेथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो ये था क्लाइमेट चेंज। नाउ कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ क्या होता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कैन कॉज एक्सटिंक्शंस। अब जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स क्या होते हैं, सडनली, ठीक है। तो जो भी सडनली चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से होंगे, वो नेचुरल कॉजेज ऑफ एक्सटेंशंस में ही आएगा, उसमें भी क्या आएगा, कैटास्ट्रॉफ आ जाएगा। तो कैटास्ट्रॉफ क्या होता है, इन द अर्थ हिस्ट्री एट टाइम्स द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन मेड so toxic and hot due to massive volcanic eruption that many organisms were not able to survive. अब इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ की हिस्ट्री में देखा जाए ना, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हॉट हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, जो बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एबल नहीं हो पाते सर्वाइव करने के लिए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, लॉस ऑफ फूड सोर्सेज। अब क्या होगा यहाँ पर, फूड सोर्सेज क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देख लेते हैं। मैसिव डिजास्टर्स लाइक फायर एंड फ्लड्स में लीड टू फूड स्टारवेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भाई अगर कहीं पर कोई क्या आ जाए, डिज़ास्टर आ जाए। अब डिज़ास्टर कैसे, कहीं पर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फूड स्टारवेशन हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का, और ऑर्गेनिज्म इनकैपेबल हो जाएगा मूविंग और चेंजिंग देयर फूड हैबिट्स और लैक एडिक्वेट नरिशमेंट आर सपोज टू बिकम एक्सटेंट। भाई अब अगर वो कहीं और जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब उसको तो दूसरे फूड की आदत पड़ी हुई थी ना। भाई अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर नॉर्थ इंडिया में रहने वाला पर्सन है, नॉर्थ इंडिया छोड़ो, अगर कोई भी दिल्ली में रहने वाला पर्सन है, दिल्ली में रहने वाला पर्सन अगर साउथ की तरफ जाता है, केरला में जाता है, ठीक है, और तमिलनाडु में जाता है, वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ पर जो दिल्ली में मिलता है फूड उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर आप सर्वाइव कर जाओगे क्योंकि आप कुछ ऐसे पैकेट्स वगैरह, लेकिन अगर उन एनिमल्स को देखो जिनको कुछ भी नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ डिजीज़ एंड एपिडेमिक। अब डिजीज़ और एपिडेमिक में क्या होगा, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा सर्टेन स्पीसीज बिकम मोर ससेप्टेबल टू डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स विच कैन लीड टू देयर इवेंचुअल एक्सटेंशन। अब क्या होगा, ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर क्या बन जाएंगी, सस्पेक्ट बन जाएंगी। सस्पेक्ट बनने की वजह से क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट बनने की वजह से भाई किसी डिजीज़ या एपिडेमिक का क्या बन गई, सस्पेक्ट बन गई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इनका एक्सटेंशन होने लगेगा। मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। अब कुछ टाइप्स की डिजीज़ यहाँ पर देख लेते हैं हम। अब कुछ टाइप्स की डिजीज़ जैसे
कुछ फंजाई से होने वाली, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली क्या करती है, स्प्रेड होती है, मतलब बहुत जल्दी से फैलती है और किल करती है। भाई जितने में उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगी या फिर कोई भी अदर डिफेंस सिस्टम नहीं हो पाएगा, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उससे पहले क्या कर जाएंगे, जो भी फंजाई और वायरस या बैक्टीरिया है वो बहुत तेज़ी से फैलेंगे और उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A fungus is spreading rapidly in the isolated population of Assamian wolf and future prospects of their survival is negligible। तो एक क्या था, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, जो भी फंगस है वो क्या करा, उसने आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी, एक असामियन वॉल्फ था, वहाँ पर गई और वहाँ पर उसने फैला और जिसकी वजह से क्या हो गई, वहाँ पर उनका वॉल्फ का रहना क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़। अब इन्वेसिव स्पीसीज़ मतलब क्या होगी, इन्वेसिव स्पीसीज़ स्प्रेड फॉरेन टेरिटरी एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द अदर स्पीशीज़। तो इन्वेसिव स्पीसीज़ क्या होंगी, वो फैलेंगी फॉरेन टेरिटरी में। फॉरेन टेरिटरी मतलब कोई भी दूसरी कंट्री से लेकर आएंगी वो और अपनी कंट्री में क्या करेंगे, हम उसने उसको कल्टीवेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो स्प्रेड हो जाएंगी और जो दूसरी स्पीशीज़ का रिसोर्स है उसको भी यूटिलाइज करने लगेगी। एक बार अगर कंपटीशन बढ़ गया, वंस कंपटीशन इज इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस प्लान, यूजुअली द नेचुरल स्पीशीज़ विल डाई ऑफ। अब भाई अगर कंपटीशन ज़्यादा आ गया तो जो सबसे पहले अपने आप को फिट कर पाएंगी उसमें, वो नेचुरल स्पीशीज़ उस एनवायरनमेंट में वो क्या कर जाएंगी, वो सर्वाइव कर जाएंगी और जो दूसरी है वो क्या कर जाएंगी, वो डाई हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट मूव टू दी एक्सटर्मिनेशन। अब एक्सटर्मिनेशन क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल ट्रांसप्लांट ऑफ अ plant or animal of one ecosystem into another, usually by an unwitting human or an animal host, it can reproduce wildly resulting in the extermination of the native population। अब क्या हुआ, अगर कभी भी कोई भी एक्सीडेंटल क्या हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया किसी भी प्लांट और एनिमल का, एक सिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आपने क्या कर दिया, किसी भी प्लांट और एनिमल को क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे बहुत तेज़ी से और वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो नेटिव पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएंगी, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके क्या है, सम मैसिव एनिमल्स लाइक मैस्टोडोन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर पॉसिबली एलिमिनेटेड बाय स्टोन एज ह्यूमन्स। अब जो स्टेज स्टोन एज ह्यूमन्स आए थे उनकी वजह से क्या हो गए थे, जो मैस्टोडोन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के जो मैसिव एनिमल्स थे वो क्या हो गए थे, वो एलिमिनेट हो गए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इकोसिस्टम इम्बैलेंस। अब इकोसिस्टम इम्बैलेंस क्या होता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है एलिमिनेशन और एक्सटेंशन ऑफ any one key species within the system is capable of bringing in unfortunate elimination of several others। क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा या फिर एक्सटेंशन हो जाएगा किसी भी एक की स्पीशीज़ का विद इन दी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में इज़ कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एन अनफॉर्चुनेट एलिमिनेशन ऑफ सेवरल अदर्स। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ टॉप प्रेडेटर सच एज शार्क। अगर हम शार्क को क्या कर दें, शार्क को अगर हम एलिमिनेट कर दें या फिर क्या हो जाए, उनके फिन्स किल्ड हो जाए तो क्या होगा, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस और क्या हो जाएगा, वहाँ पर लीड टू द लॉस ऑफ वन और मोर स्पीशीज विद इन देयर स्पेसिफिक इकोसिस्टम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, ह्यूमन कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन। अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने नेचुरल कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन पढ़ा, यहाँ पर आएगा ह्यूमन कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन। सो ह्यूमन कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन में क्या आता है, फर्स्ट वन आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अनसस्टेनेबल हंटिंग और एंड हार्वेस्टिंग cause mortality at high rates and the population becomes severely reduced in numbers। अब क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में या फिर अनसस्टेनेबल हंटिंग या हार्वेस्टिंग में जो मोर्टेलिटी का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा और पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, सीवियरली रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी नंबर्स में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें क्या है, लाइक द आइवोरी ऑफ द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स की आइवोरी है, एंड द फर एंड ऑर्गन्स ऑफ द टाइगर, जो फर और ऑर्गन्स है टाइगर्स के, डिलीशियसनेस ऑफ ट्यूना एंड सपोजली मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ शार्क्स फिन,
क्लियरली टेल वाई वी हैव हंटेड एनिमल्स टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन। भाई अगर हम इन एनिमल्स को क्या करेंगे, हंट करेंगे, हंट करने की वजह से क्या होगा, हंट करने की वजह से यहाँ पर एक एक्सटिंक्शन का पॉइंट अराइज हो जाएगा। इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डोडो, पैसेंजर पिजन, ग्रेट ओक, स्टेलर्स काओ, सी काओ वर हंटेड टू एक्सटिंक्शन। भाई हमने उनको इतना ज़्यादा, ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा हंट कर लिया जिसकी वजह से वो क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए। देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेयर स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड विच आर हार्वेस्टेड एंड सोल्ड फॉर द वेरियस पर्पसेज लाइक। भाई कुछ ना कुछ तो वर्ल्ड में ऐसी स्पीशीज़ भी है अभी भी जो कि हम हार्वेस्ट कर देते हैं और उनको हम बेच देते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, लाइक जैसे पैट्स हो गए, हाउस प्लांट्स हो गए, वुड्स हो गया, हर्बल मेडिसिन हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जो वर्ल्ड वाइड फंड WWF की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो 23% ऑफ एक्सटिंक्शंस है वो क्या है, वो ओवर हंटिंग की वजह से कॉज्ड हुआ है। सो अब आप देख सकते हो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कितना बड़ा कॉज है, ह्यूमन कॉज है एक्सटिंक्शन का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेट्रीमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जो पॉल्यूशन है आप सबको पता है पॉल्यूशन कितना डेंजरस है हम सबके लिए भी, ऑल्सो सम स्पीशीज़ ऑल्सो। सो पेस्टिसाइड्स, अब पॉल्यूशन में भी क्या आ गया, कुछ पेस्टिसाइड्स आ गए जो अब हम पेस्ट यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हो गए, ड्रग्स, carbon emissions and other chemicals used by humans are making their way into the food webs of many ecosystems around the globe. When unnatural chemicals get introduced into air, soil and sea, contamination caused to these interferes with the metabolism of animal which is intolerable to them. The अब देखो मैं इसको समझाती हूँ आपको, एक्चुअली होता क्या है, आपने एक बायोमैग्निफिकेशन नाम की प्रोसेस सुनी होगी। ओके, बायोमैग्निफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं प्लांट्स या फिर फ्रूट्स में, हार्वेस्टिंग के नहीं, जब फार्मर क्या करता है उनको ग्रो करता है तो उस टाइम पर वो क्या करता है, वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ ना कुछ केमिकल्स का यूज़ करता है। अब वो केमिकल्स का यूज़ करता है, वो जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स फूड पर या फिर वेजिटेबल की ऊपर वाली लेयर पर क्या हो जाते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं। अब कहते हैं ना कि फ्रूट को या फिर वेजिटेबल को हमें वॉश करके धोना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं वो उन पर स्टिक कर जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं उन्हीं में। अब होगा क्या उससे, अब वो जब हम लेकर आएंगे घर पर, अपने लेकर आएंगे, अगर हम उनको बिना वॉश करके खाएंगे तो वो जो सारे के सारे केमिकल्स है वो हमारे अंदर क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इसी को इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो बाल्ड ईगल थी वो क्या है, एक एग्जाम्पल है इस स्पीशीज़ का जो अब इंडेंजर्ड हो गई है ड्यू टू दी यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड कॉल्ड DDT। अब DDT की वजह से क्या हो गया, ये जो बाल्ड ईगल थी ये अब एक्सटेंड हो चुकी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लॉस ऑफ हैबिटेट। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, जो क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हैबिटेट। भाई इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पर हैबिटेट क्या हो गए, लॉस हो गए हैं। अब उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट द बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्सटेंशन टुडे इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए कि एक्सटेंशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है, वो क्या है, वो ह्यूमन पॉपुलेशन है। ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी हो गई, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनको क्या चाहिएगा, उनको घर चाहिएगा रहने के लिए, घर के बाद उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो इसमें यही कहा था लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस लाइक डिफॉरेस्टेशन। अब घर के कैसे बनेगा, भाई वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। अर्बन एंड सुबेरन डेवलपमेंट, अब वहाँ पर क्या बनेगा, अर्बन और सब अर्बन डेवलपमेंट बनेगा। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होगा और वाटर को मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो कि क्या करेंगे, ट्रेमेंडियस प्रेशर डालेंगे ऑर्गेनिज्म पर और उनके क्या हो जाएंगे, नेचुरल हैबिटेट उनके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आई होप आपको इस दोनों ही मैन मेड एंड ऑल्सो नेचुरल दोनों ही आपको एक्सटेंशंस के कॉजेज समझ में आए होंगे। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट फाइव बिग मास एक्सटेंशन। अब इनके मास एक्सटेंशन देख लेते हैं, 5 देखने हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ नेचुरल मास एक्सटेंशन
During each of the 5 episodes of the natural mass extinction, a large percentage of species disappeared. अब क्या कहा गया है कि हर एक 5 एपिसोड्स की वजह से क्या होगा, नेचुरल मास एक्सटिंक्शन होगा, जिसकी वजह से एक बड़ी परसेंटेज में स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी. सो इसमें फर्स्ट क्या आती है, फर्स्ट आती है इसमें अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन. इसमें क्या दे रखा है, ऑर्डोवाइसियन साइलोरियन. अब इसमें क्या होगा, ये कितने टाइम पहले की बात है, ये 439 मिलियन ईयर्स एगो की बात है. वहाँ पर अब लॉस कितनी स्पीशीज़ हुई, देख पा रहे हो आप, 85% ऑफ ऑल स्पीशीज़, 85% स्पीशीज़ क्या हो गई, लॉस हो गई. अब वहाँ पर लाइफ क्या हुई, कौन कौन सी लाइफ अफेक्ट हो गई, लाइफ अफेक्ट हो गई वहाँ पर, कोरल्स अफेक्ट हो गए, ट्राइलोबाइट्स हो गए, ब्रैकियोपोड्स हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए और कुछ मैराइन ऑर्गेनिज्म भी हो गए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. अब सेकंड पीरियड क्या आता है, सेकंड पीरियड आता है डेवोनियन. अब डेवोनियन कितने टाइम पहले की बात है, 360 मिलियन ईयर एगो की बात है. वहाँ पर 75% सभी स्पीशीज़ के हो गए. वहाँ पर भी क्या हुए, कोरल्स हुए, ब्रैकियोपोड्स इफेक्ट हुए, ब्रायोजोन्स हो गए, एमेनॉइड्स हो गए, फिश हो गए, पैलियोडर्म्स हो गई, एगेंथास हो गए. ओके, परमियन ट्रायसिक की बात करते हैं. परमियन ट्रायसिक कितने टाइम पहले की बात है, 251 मिलियन ईयर्स एगो की बात है. वहाँ पर इन सभी स्पीशीज़ की 96% क्या हो गए, स्पीशीज़ लॉस हो गई. अब इनमें कौन कौन सी, ट्राइलोबाइट्स हो गई, मोलस्क हो गए, ब्रैकियोपोड्स हो गए और कुछ वर्टिब्रेट्स हो गए. नेक्स्ट पीरियड आता है ट्रायसिक जुरासिक. इसमें ये 205 मिलियन ईयर्स एगो की बात है. यहाँ पर 95% ऑफ मैराइन स्पीशीज एंड मोर देन 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल वंस. ओके, यहाँ पर कौन कौन सी हो गई, मोलस्क हो गए, स्पॉन्ज हो गए, मैराइन वर्टिब्रेट्स हो गए और लार्ज एम्फीबियंस हो गए. लास्ट आता है क्रेस्टिशियस या फिर पेलेजियन. अब इसमें क्या होगा, ये 65 होगा, ठीक है, 75% ऑफ सभी स्पीशीज़ होगी. यहाँ पर एमेनॉइड्स होगा, मैराइन होगा, रेप्टाइल्स होगा, डायनासोर्स होगा, माइक्रोस्कोपिक मैराइन, प्लैंक्टन्स, बाइवॉल्व्स एंड इकाइनोडर्म्स होगा. ये थे हमारे 5 बिग मास एक्सटिंक्शंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, next question is industrial malleolism is an excellent model to demonstrate the natural selection in action. Analyze the above statement critically. यहाँ पर आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल मैलेलिज्म बताना है, वो किस तरह से एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का. ओके, सो मूव टू द आंसर. सो आंसर में क्या कहता है, जो इंडस्ट्रियल मैलेलिज्म है वो क्या है, वो एक केस है इन विच द सिलेक्शन फेवर्ड इन द मोथ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर नेमली प्रोटेक्टिव कलरेशन. अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मैलेलिज्म है वो एक केस है किसका, जो भी सिलेक्शन हुआ है मोथ्स का. यहाँ पर मोथ्स के बारे में बताया गया है. जो मोथ्स है, मोथ्स को नेचर ने किस तरह से सिलेक्ट किया और उनके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, जिसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटेक्टिव कलरेशन बोल दिया. सो यहाँ पर अब थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं. जो पेपर्ड मोथ्स है, पेपर्ड मोथ्स, बिस्टन, बेटोलेरिया, ये क्या, ये हमें 2 फॉर्म्स में मिलता है, एक मेलेनिक और एक नॉन मेलेनिक फॉर्म में. अब मेलेनिक फॉर्म्स क्या होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं. नॉन मेलेनिक फॉर्म्स क्या होंगे, वो मोल्टेड ग्रे होंगे, मोटेल्ड ग्रे होंगे. Until the early part of the 19th century, the melanic forms were regarded as rare and collection by insect collectors. अब जो 19th, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, जो melanic forms मतलब जो ब्लैक वाले मोथ्स थे, वो क्या मिलते थे, वो रेयर मिलते थे. और जो इंसेक्ट कलेक्टर्स होते थे ना, उनसे कहा जाता था जो भी इनको कलेक्ट करके लेकर आएगा उनको प्राइज़ मिलेगा. और जो लाइट और नॉन मेलेनिक फॉर्म्स थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंटली प्रेजेंट थी नेचर में. अब क्या हुआ, इसका एक रिवर्स बैक आया या फिर रेयरिटी आई ब्लैक फॉर्म्स की, वर एसेंशियली ड्यू टू दी हायर रेट ऑफ प्रीडेशन ऑफ बर्ड्स.
The black forms resting on the light colored and lichen encrusted trees were the easy targets for the birds. तो ये जो black forms थी वो क्या करती थी और black forms जो थी वो रेस्ट कर लेते, अगर वो कभी कभी लाइट कलर पर बैठ जाती थी या फिर जो भी ट्रीज थे उनके ऊपर अगर बैठ जाते थे तो बर्ड्स उनको आराम से देख लेती थी, क्योंकि उस टाइम पर जो ट्रीज़ की शूट्स होती थी वो क्या थी, वो लाइट कलर्ड होती थी। अब लाइट कलर्ड पर अगर कोई डार्क चीज़ जाकर बैठेगी तो वो अलग ही बर्ड्स क्या कर लेगी, उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर क्या नहीं कर पाते थे, वहाँ पर वो रह नहीं पाते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे, ब्लैक वाले जो मॉथ्स थे। अब क्या हुआ, लाइट कलर नॉन मेलेनिक जो मेलेनिक बर्ड मॉथ थे वो क्या कर जाते थे, ब्लाइंड कर जाते थे अपने बैकग्राउंड कलर के साथ, जिसकी वजह से ये इजीली विजिबल नहीं हो पाते थे अपने प्रेडेटर्स को। अब क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ विद द ऑनसेट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द डिस्टर्बेंस ऑफ मेलेनिक फॉर्म्स पर्टिकुलरली इन द इंडस्ट्रियल सेंटर्स अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेलेनिक फॉर्म्स था वो क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा भयंकर ड्रास्टिक वाला चेंज आ गया। कैसे आ गया, एन एग्जामिनेशन ऑफ म्यूजियम कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स ओवर द पास्ट 2 years शोड दैट द मेलेनिक फॉर्म्स इंक्रीज। अब जो मेलेनिक फॉर्म्स थी वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई नंबर्स में, जो नॉन मेलेनिक फॉर्म्स थी वो क्या हो गई, वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, मतलब रेयर होती गई, रेयर होती गई, रेयर होती गई। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, अब हमें ये भी तो जानना है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इन इंडस्ट्रियल रीजन द शूटी स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज ब्लैकेंड द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ द लाइकेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी स्मोक निकला था इंडस्ट्री से, उसकी वजह से जो शूट थी ट्री की वो क्या हो गई, वो ब्लैक हो गई, डार्क कलर की हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ, लाइकेन की ग्रोथ भी रुक गई। अब इससे क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्टेड इन द ब्लैक कलर्ड फॉर्म रेस्टिंग ऑन सच ट्रीज बिकमिंग इनविजिबल टू द प्रेडेटर्स एंड द लाइट कलर्ड वंस बीइंग इंक्रीजिंगली ससेप्टेबल टू द प्रेडेटर अटैक बिकॉज ऑफ देयर कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, जो बैकग्राउंड हो गया अब वो बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया और डार्क हो गया, और जो ब्लैक वाले मॉथ्स या फिर मेलेनिक मॉथ्स थे वो भी क्या हो गए, अब उनका और बैकग्राउंड का कलर सेम हो गया, जिसकी वजह से जो लाइट वाले मॉथ्स थे वो क्या करने लगे, वो आराम से प्रेडेटर्स को दिखाई देने लगे और वो क्या होने लगे, वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। सो इन इंडस्ट्रियल एरियाज द बर्ड्स प्रेडेटेड अपॉन नॉन मेलेनिक्स इन द एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, वेयर एज इन अदर्स एरिया मेलेनिक्स वर प्रिफरेंशली एटन। अब जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री का, तो इन्होंने बताया है कि जो मेलेनिक फॉर्म्स तो आराम से अब सर्वाइव करने लगी, बट जो नॉन मेलेनिक फॉर्म्स थी वो क्या होने लगी, वो एक्सटेंट होने लगी। सिंस द प्रोपोर्शन ऑफ द मेलेनिक्स इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, द एग्जाम्पल इज ऑफन रेफर्ड टू एज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म बोलते हैं। आई आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी मल्टीपल एलील्स। अब मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल देकर बताना है। ओके, सो मल्टीपल एलील्स, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एलील्स कितने होंगे, यहाँ पर मल्टीपल होंगे। सो मल्टीपल एलील्स रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ एलील इन अ स्पीशीज़। जब एक ही एलील की 2 से ज़्यादा फॉर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी एक स्पीशीज़ में उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलील्स, जो क्या देगी, विच गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरिएशन फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जो वेरिएशन आएगी एक फिनोटाइप में वो भी दिखाई देगी, और क्या होगा, मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन एंड एन इंडिविजुअल पोजेसेस ओनली 2 ऑफ इट्स फॉर्म। मल्टीपल एलील्स हैव बीन फाउंड इन मोस्ट पॉपुलेशन इंक्लूडिंग, अभी हम यहाँ पर ह्यूमंस में देखेंगे जो एबीओ टाइप सिस्टम है वो किसका है, वो मल्टीपल एलील्स का ही एग्जाम्पल है, एंड हैव सिग्निफिकेंट रोल इन जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और इसका बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक स्टेबिलिटी को लेकर। अब मल्टीपल एलील्स का हम एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करेंगे। सो अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स इज कोट कलर इन रैबिट्स। अब क्या था इसमें, जो रैबिट का कोट कलर था वो क्या है, मल्टीपल एलील्स का एक एग्जाम्पल है। अब किस तरह से वो देख लेते हैं। दिस फिनोटाइप is determined by a gene that has 4 alleles denoted
डिनोटेड डिफरेंशियली, दैट इज, अब क्या है, एक जीन है उसके 4 एलील्स है, ठीक है। अब उन एलील को हम कैसे कैसे देखते हैं, जैसे एलील सी किसके लिए होगा, वाइल्ड टाइप के लिए होगा, इसका क्या मतलब है, ये फुल कलर होगा। नेक्स्ट आता है सी की पावर एच। अब सी की पावर एच क्या होगा, हिमालयन कैरेक्टराइज्ड बाय वाइट कोट विद ब्लैक टिप्स। अब इसमें क्या होंगे, ये हिमालयन होंगे और इनके पास क्या होगा, कोटिंग तो वाइट होगी लेकिन इसके पास क्या होंगे, टिप्स पर ब्लैक कलर होगा। फिर आता है सी की पावर सी एच। सी की पावर सी एच का मतलब क्या है, इज फॉर चिंचिला हैविंग मिक्स्ड कोट कलर एंड वाइट हेयर। इसके पास क्या होगा, इसके पास मिक्स्ड कोट कलर होगा और वाइट हेयर होंगे। एंड सी स्मॉल सी, देखो यहाँ पर ही कैपिटल सी है जो वाइल्ड टाइप के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्मॉल सी है जो किसके लिए आता है, एल्बिनो के लिए स्टैंड करता है। सो द रेंज ऑफ कोट कलर्स ऑल्सो एग्जिबिट्स अ काइंड ऑफ ग्रेडेशन इन द ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस ऑफ द कंसर्न जीन एज शोन। इसका मतलब ये है, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होगा वो कौन होगा, वो कैपिटल सी होगा। आफ्टर देन कौन आएगा, सी की पावर सी एच, देन आपका क्या आएगा, सी की पावर एच एंड देन आपका सी। ओके, नाउ मूव टू दी, अब हम इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। सो यू कैन सीन हियर, यहाँ पर क्या था, सबसे पहले कलर्ड था, कलर्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल सी से। फिर था एल्बिनो, एल्बिनो को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल सी से। अब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई, सो F1 जनरेशन में हमें क्या मिले, कैपिटल सी और स्मॉल सी मिले, जो क्या होंगे, ये कलर्ड होंगे। अब हम इसको क्या कराएंगे, अब हम इसको क्रॉस कराएंगे सी के साथ ही। तो देखो सी के साथ अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो आप, मैंने एक ये लिया, एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। तो अब मैंने इसको और इसको क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया एक कैपिटल सी, एक कैपिटल सी और एक और कैपिटल सी। अब उसके बाद मैंने इसी की कराई, एक कैपिटल सी और स्मॉल सी, तो एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। नेक्स्ट एक कैपिटल सी, अगेन कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, एंड दोनों ही ये वाले क्या बन जाएंगे, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये जो है ये कैपिटल सी किसको डिनोट करेगा, कैपिटल सी मतलब 25% क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कलर्ड हो जाएंगे। फिर एक कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये किस में हो जाएंगे, ये 50% हो जाएंगे। जो 50% होंगे वो क्या होंगे, वो भी कलर्ड होंगे। यहाँ पर भी कैपिटल सी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन यहाँ पर 25%, प्योरली 25% क्या होंगे, वो एल्बिनो होंगे, जो कि क्या होंगे, स्मॉल सी और स्मॉल सी होंगे। सो हमने ये देखा, किसके लिए देखा, हमने कलर्ड और एल्बिनो के लिए देखा। अब सेम इसी की तरह क्या आता है, सेम इसी की तरह एग्जाम्पल आता है हिमालय वाले का, ठीक है। हिमालय देखते हैं, वेट, सो नाउ यू कैन सी कैपिटल स्मॉल सी की पावर एच, स्मॉल सी की पावर एच, हमने उसको क्रॉस कराया स्मॉल सी के साथ, मीन्स एल्बिनो के साथ। अब यहाँ पर क्या करा हमने, देखो अब यहाँ पर क्या करा, इनको क्रॉस कराया, तो इनको क्रॉस कराने के बाद मुझे क्या मिल गया, स्मॉल की पावर एच, सी की पावर एच और सी मिल गया, ठीक है। फिर हमने इसको क्या कराया, अगेन रिक्रॉस्ड कराया। F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हिमालयन एल्बिनो कितना परसेंट मिलेगा, 25% मिलेगा। हिमालय एल्बिनो कितना मिलेगा, अगेन यहाँ पर हमें 50% मिलेगा, जो हेट्रोजाइगोट होगा, और यहाँ पर ये होमो होगा, एंड सेम ये भी होमो होगा। और एल्बिनो भी कितना मिलेगा, मुझे 25% मिलेगा। आई होप लोग में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। सो नाउ वी विल मूव टू दी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, एबीओ ब्लड ग्रुप एलील्स इन ह्यूमंस। अब एग्जाम्पल 2 क्या है, जो एबीओ ब्लड टाइप एलील्स होता है ह्यूमंस में, वो आपके एग्जाम्पल आ जाएगा मल्टीपल एलील्स का। अब किस तरह से देखेंगे हम, द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर क्लासिफाइड बाई, जो ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक है। कैसे, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया और ए बी हो गया। सो 4 कलर के कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं ह्यूमंस में, ए बी ओ एंड ए बी, ठीक
ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द 3 टाइप्स ऑफ एलील्स। देखो एलील्स कितने होंगे, एलील्स होंगे 3 टाइप्स के। मीन्स क्या होगा, आई की पावर ए होगा, आई की पावर बी होगा और आई की पावर ओ होगा। 3 टाइप्स के एलील्स है, लेकिन हमें ब्लड ग्रुप्स कितने मिल रहे हैं, 4 ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो आई है वो डिनोट करेगा किसको, एक एंटीजन को, जिसका क्या नाम है, आइसोएग्लूटिनोजेन है, ठीक है। एक एंटीजन को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अभी किस पर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कहता है द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एलिलिक पेयर। अब जो भी इस पर एलिलिक पेयर क्या होगा, एलिलिक पेयर प्रेजेंट होगा उसके ब्लड ग्रुप पर, उससे हम क्या पता करेंगे जो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है वो क्या है। सो बोथ दी एलील्स ऑफ ब्लड टाइप्स, अगर दोनों ही एलील के होंगे ब्लड टाइप के, ए एंड बी होंगे, क्या होंगे, दैट इज ए एंड बी होंगे, तो वो क्या होंगे, कोडोमिनेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, अपने आप को दोनों ही कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है, अगर एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप ए की पावर आई की पावर ए एंड आई की पावर ओ है, या फिर आई की पावर ए और आई की पावर ओ, तो उसका क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होने वाला है, उसका ब्लड ग्रुप ए होने वाला है। और सेम इसी की तरह अगर जीनोटाइप आई की पावर बी और आई की पावर बी, या फिर आई की पावर बी और आई की पावर ओ होगा, तो उसके पास क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं आई की पावर ए, आई की पावर बी, तो दोनों के पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, उसके पास दोनों तरह के एंटीजेंस होंगे, देयरफॉर देयर ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज ए बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिर ओ ग्रुप कैसे बनेगा। सो पीपल हैविंग होमोजाइगस, यहाँ पर क्या होगा, होमोजाइगस एलील कॉम्बिनेशन आई ओ मीन्स आई की पावर ओ एंड आई की पावर ओ, मतलब क्या है, यहाँ पर जो आई है एंटीजन, उसके ऊपर एलील कौन सा प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही एलील ओ वाले प्रेजेंट है। लाइक ईदर ऑफ द 2 एंटीजन्स, अब इसके ऊपर क्या है, दोनों ही एंटीजन क्या होंगे, या तो दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होंगे, या फिर देयर ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज ओ, और इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ओ होगा। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया होगा। नाउ अब आप इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देख सकते हो। नाउ लुक, जीनोटाइप क्या है इसमें, जीनोटाइप क्या है, देखो जीनोटाइप यहाँ पर आई की पावर ए एंड आई की पावर ओ है, या फिर आई की पावर ए और आई की पावर ए है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए ओ बनेगा और ए बनेगा, जिसकी वजह से ब्लड टाइप क्या होगा, ए होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आई की पावर बी आई की पावर ओ होगा, या फिर आई की पावर बी और आई की पावर बी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बी ओ बी भी बनेगा, और ब्लड टाइप कैसे होगा, बी होगा। यहाँ पर क्या होगा, आई की पावर ए आई की पावर बी, मीन्स क्या है, इनके ऊपर एंटीजेंस जो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके ऊपर कौन कौन से एलील्स किस तरह से प्रेजेंट है, तो इसका जीनोटाइप ए बी होगा, और ब्लड टाइप इसका क्या होगा, ए बी होगा। आई की पावर ओ और आई की पावर ओ, तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, ओ बनेगा, एंड देयरफॉर ब्लड टाइप इज ओ। सो एंटीजेंस कौन कौन से, यहाँ पर आप ये एंटीजेंस देख लेना, रेड ब्लड सेल्स पर एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी, और ये रिसीव किस से ब्लड कर सकता है, भाई जो ए वाला होगा वो ए वाला किससे रिसीव कर सकता है, ओ और ए से। ओ और ए से क्यों करेगा, भाई ए तो उसका ब्लड टाइप है ही, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ओ से क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो क्या है, वो डोमिनेंट है ओ से, बट उसके पास ओ का एलील भी है। सेम इसी तरह से ओ बी में होगा, जो बी ब्लड ग्रुप वाला होगा वो ओ एंड बी दोनों से रिसीव कर सकता है ब्लड को। अगर हम बात करेंगे ए बी की, तो वो क्या कर सकता है, वो ओ से भी कर सकता है, ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, एंड ए बी से भी कर सकता है, ये चारों से कर सकता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, किसको, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। और ओ वाला क्या बोलते हैं, ओ वाला क्या होता है, यहाँ पर ओनली ओ से करेंगे, सॉरी यहाँ पर ए बी क्या होगा, ए बी एक्सेप्टर होगा, एंड सॉरी ए बी क्या होगा, ए बी डोनर होगा, और ओ वाला क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। ओके, आई होप आप लोगों को फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस
वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको 5 टाइप्स में बहुत सारी चीज़ें कराई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें आपको शॉर्ट नोट बनाना है। सबसे पहले डोसेज कॉम्पेंसेशन इन ह्यूमंस में, फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। सो इनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सो डोसेज कंपेंसेशन क्या होता है? बेसिकली एक मैकेनिज्म होती है विच रेगुलेट्स द लेवल ऑफ जीन प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट बोथ हेमीजाइगस एंड हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस इंडिविजुअल दैट इज मेल एंड फीमेल have the same amount of gene product. This mechanism is known as the dosage compensation. देखो मैं आपको इसको easy language में समझाती हूँ। सपोज करना भाई फीमेल्स के पास क्या होता है, फीमेल्स के पास 2 एक्स बॉडीज होती है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वेयर एज द मेल हैव 2 क्रोमोसोम्स विच आर एक्स एंड वाई। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा भाई, सपोज एक एक्स ने अगर 100 जीन क्या बनाए, 100 प्रोटीन्स बना लिए, तो दूसरा एक्स भी क्या बनाएगा, 100 प्रोटीन्स। तो टोटली कितना प्रोटीन बनाने वाला है, 200 प्रोटीन बनाने वाला है। लेकिन अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होगा, उसके पास केवल कितना एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम है, जिसका मतलब क्या होगा, वो केवल और केवल 100 प्रोटीन से बना पाएगा। तो भाई इसमें क्या करेगा, अब इसको कंपेंसेट कैसे करेंगे, इसको इक्वल कैसे करेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, डोसेज कंपेंसेशन की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जीन्स जो प्रोडक्ट है उनको इस तरह से रेगुलेट किया जाता है एक जीन लेवल पर, जिसकी वजह से क्या करें, ये दोनों ही इक्वल अमाउंट में ये इक्वलाइज कर दे किसको, डोसेज को। तो यही क्या होता है, डोसेज कंपेंसेशन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 डोसेज बताने वाली हूँ। एक डोसेज कंपेंसेशन ह्यूमंस में बताऊंगी और एक डोसेज कंपेंसेशन किस में बताऊंगी, बटरफ्लाइज में बताऊंगी। ओके, सो डोसेज कंपेंसेशन में क्या होता है, डोसेज कंपेंसेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। डोसेज कंपेंसेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स द नेसेसरी डोसेज कंपेंसेशन इज accompanied by the inactivation or turning off one of the chromosomal female, so that both males and females have only one functional X chromosome per cell. The inactive X chromosomes in females becomes tightly coiled into heterochromatin, a condensed form of chromatin visible as dark spot X chromatin or bar body after its discover ML band in the nucleus of the female cell. Thus bar body is the inactivated X chromosome। ठीक है, यहाँ तक ये किसका है, मैन का है। तो मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था जो फीमेल की बॉडी में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वेयर एज जो मेल की बॉडी में होते हैं क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो होता क्या है, जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी में एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अभी जब इनएक्टिव हो गया तो इसका मतलब केवल और केवल एक्टिव कितना क्रोमोसोम रह गया, एक एक्स क्रोमोसोम रह गया, और इसके पास तो ऑलरेडी एक एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर ये 100, ये हाइपोथेटिकली सिचुएशन बता रही हूँ मैं, प्लीज़ इसको ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको बताया था कि ये 100 जीन प्रोटीन बना रहा है तो ये भी 100, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो अगर जितना ये जीन बनाएगा, जीन प्रोटीन बनाएगा, उतना ही ये वाला क्या बनाएगा, जीन प्रोटीन बनाएगा। तो ये क्या कर दे, डोसेज कंपेंसेशन, मतलब हमने इसको इनकी डोज को क्या कर दे, कंपेंसेट कर दिया। अब इस वाली एक्स बॉडी जो इनएक्टिव हो गई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बार बॉडी बोलते हैं। और ये वाली जो एक्स क्रोमोसोम होता है जो क्या हो जाता है, जो इनफंक्शनल हो जाता है या फिर जो अपना फंक्शन को क्या कर देता है, टर्निंग ऑफ कर देता है, ये क्या हो जाता है, ये टाइटली कोइल्ड हो जाता है और हेट्रोक्रोमेटिन बना लेता है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा, ये क्रोमेटिन हमें किस तरह से दिखाई देगा, एक डार्क स्पॉट्स की तरह दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बार बॉडी बोलेंगे। अब बार बॉडी क्यों बोला हमने, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले क्या थे, एमएल बैन थे, इसकी वजह से हमने क्या बोला, इसको बार बॉडी बोला। आई होप आपको डोसेज कंपेंसेशन इन ह्यूमन समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, डोसेज कंपेंसेशन इन ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला में क्या होता है, डोसेज कंपेंसेशन अकर्स इन फ्रूट फ्लाइज बट इट्स मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मैमल्स। भाई जो डोसेज कंपेंसेशन है वो मैमल्स में अलग होगा, मैंस में अलग, सॉरी मैमल्स और मैंस में एक जैसा होता है, लेकिन ड्रोसोफिला से डिफरेंट होता है। अब ड्रोसोफिला से डिफरेंट कैसे होता है देखते हैं। नो बार बॉडीज आर फाउंड इन दी फ्रूट फ्लाइज। अब यहाँ पर कोई भी बार बॉडीज नहीं बनती है। नॉर्मल फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम एंड नॉर्मल मैंस हैव 1 एक्स क्रोमोसोम।
आगे क्या कहता है, डोसेज कंपेंसेशन इन दिस केस इज अचीव्ड बाय इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ जीन ऑन द सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन मेल सेल्स रिलेटिव टू that of each of X chromosome in female cell. The male cell has hyperactive X chromosome approaching the level of activity of both of the females. This hyperactivity of X chromosome can be cytologically seen as puffed band in the salivary gland chromosomes. This is in variance to the inactive X chromosome in mammals which appear condensed or sex chromatin body. अब इसको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ. जिस तरह से हमने पढ़ा था मैंस में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो फीमेल है, फीमेल के पास क्या होता है, XX क्रोमोसोम होते हैं, वेयर एज मेल के पास क्या होंगे, XY क्रोमोसोम होंगे. तो अब क्या होगा, यहाँ पर जिस तरह से मैन में बन रही थी भाई, एक क्या हो जा रहा था, एक इनएक्टिव हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कोई बार बॉडी नहीं बनेगी. तो फिर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक अनदर मैकेनिज्म आएगी जिसमें क्या होगा, जो मेल के पास एक्स क्रोमोसोम होगा ना, ये वाला हाइपर एक्टिव हो जाएगा. अब हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है, इसको दोबारा से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझते हैं. इफ़ अगर ये एक एक्स बॉडी क्या बना रही है, 100 प्रोटीन्स बना रही है, दूसरी भी 100 प्रोटीन्स बना रही है, इसका मतलब ओवरऑल कितने बना रही है, 200 प्रोटीन्स बना पा रही है. तो अब क्या होगा, ये वाली जो इसकी एक्स बॉडी होगी, एक्स बॉडी क्या करेगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी, अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी और इसकी मैकेनिज्म इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अब ये 100 नहीं बनाएगी, 100 प्रोटीन्स नहीं बनाएंगी, ये भी 200 प्रोटीन ही बनाएगी. इस एक्टिविटी में क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हो गया, डोसेज कंपेंसेट हो गई. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डोसेज कंपेंसेशन इन ड्रोसोफिला. आई होप आपको ये समझ में आया होगा माय फ्रेंड्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप लोगों का मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं. Now we will talk about the double helical structure of DNA. अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA में अब ये मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स किए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे जो कि नीचे मेंशन कर रखे. फर्स्ट क्या है, क्या करेगा, ये कंटेन करेगा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को, जो कि क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे जिसमें हर एक स्ट्रैंड क्या करेगा, कंटेन करेगा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को. अब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोस शुगर होगी और नाइट्रोजनस बेसिस होंगे. अब नाइट्रोजनस बेसिस भी कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. एडेनिन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, वेयर एज थायमिन को हम टी से डिनोट करेंगे. अब क्या होता है, सपोज देखो इस तरह से, देखो ये एक स्ट्रैंड हो गया, एक ही दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होंगे, मैंने भी बताया आपको, एक स्ट्रैंड में क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे बेसिस लगे होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे बेसिस लगे होंगे, ठीक है. अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये अटैच किससे होंगे, ठीक है. तो क्या कहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है, अटैच करता है 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स को. 2 और 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने का काम कौन करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करता है. अब यहाँ पर जो सपोज अगर इस वाले स्ट्रैंड पर ए होगा, दैट मीन्स एडेनिन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, थायमिन होगा. अगर यहाँ पर साइटोसिन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ग्वानिन होगा. अब इसका क्या मतलब है कि जो एडेनिन है वो ऑलवेज थायमिन के साथ ही पेयरिंग करेगा और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ही पेयरिंग करेगा. अब जो एडेनिन और थायमिन है इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ध्यान से समझना, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट दी साइटोसिन एंड ग्वानिन, तो हियर विल बी दी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. So in this point, the sugar phosphate backbones of the two complementary strands are anti-parallel. अभी anti-parallel का मतलब क्या है, यहाँ पर समझना, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया. इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर ये 3 डैश होगा तो ये 5 डैश होगा, और अगर ये 5 डैश होगा तो ये क्या होगा, ये 3
डैश होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक कार्बन किस पर प्रेजेंट है, 3 डैश पर, लेकिन अगर इसको हम एंटी पैरेलल नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा और ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। अब पेयरिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं रहेंगे। ओके, तो इसमें पूरे में यही बताया गया। अब जो दो बेस के बीच में डिस्टेंस होती है भाई, दो बेस, सपोज एक बेस यहाँ पर हो गया, एक बेस यहाँ पर हो गया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आपकी एग्ज़ाम से पहले आई विल ट्राई कि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दे सकूं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के होंगे और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।